so beautiful, so elegant, just looking like a wow. रूमर्स है कि रणवीर सिंह ये इंटरव्यू आने के बाद तेजस मूवी देखने हॉल में गए क्योंकि उसे कहीं अकेले में जाके रोना था। मैं तो कहता हूँ योगी जी को कुछ सीखना चाहिए इनसे, बिना बुलडोजर के घर तोड़वा देता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी मजदूरी आप मांग रहे हो उतनी दिहाड़ी नहीं मिल रही। आप कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर या करोल बाग जाना, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इनमें से कुछ एस्पिरेंट्स तो इतना ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं कि वो पैसे लेके सवाल नहीं पूछे गए। अब मीडिया इन पे आरोप लगा रहा है कि पैसे लेके सवाल पूछे गए। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब कॉफी विद करण के नए सीजन का नया एपिसोड आया। पहले एपिसोड में एंट्री ली बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने। दोनों बढ़िया लग रहे थे रैम वॉक में, टशन में, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, Just looking like a wow. until Deepika Padukone said this. And he comes along, and so I didn't commit. In my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. बेसिकली दीपिका का कहना था कि जब इनका डेटिंग फेज चल रहा था तो ये उतनी श्योर नहीं थी और इन भाई साहब के साथ और भी लोगों के साथ गुलू चल रहा था। इन क्रिकेटिंग टर्म्स, जब ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे तो अपन स्ट्राइक रोटेट करके नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। वो कह रहा है पता नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर इन भावनाओं के शब्दों पर जाया जाए तो दीपिका का कहना था कि वो अपनी शादी से पहले रणवीर के साथ एक सिचुएशनशिप में थी। सिचुएशनशिप आजकल के बालकों को पता है, जिनको नहीं पता ये वो फेज होता है जहां आप समझ लो कि ये डेटिंग के आगे और रिलेशनशिप के पीछे सारा काम बट बगैर कोई नाम। अब जब ये इंटरव्यू का क्लिप वायरल हुआ तो पब्लिक तो पागल ही हो गई। वीनस ने लिखा, मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑल द मेन हु आर अपसेट दैट अ बॉलीवुड स्टार वे आउट ऑफ देयर लीग वाज कैजुअली डेटिंग फॉर अ व्हाइल एंड वाजंट एज कमिटेड एज देयर इमेजिनरी गर्लफ्रेंड इज टू देम। ऑनेस्ट दीपिका, रणवीर मेरा सिर्फ जिस्म दूसरों का है पर रूह तो सिर्फ तुम्हारी है। प्रोमो ने लिखा, द ओनली पीपल आई एम फीलिंग बैड फॉर राइट नाउ आर रणवीर एंड दीपिका's PR टीम। सैटरडे संडे सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट में जाएगा। जेनिस जियास लिखती हैं, पीपल आर नॉट हियरिंग व्हाट दे आर सेइंग, दे आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 6 months ऑफ नोइंग ईच अदर एंड दे डिडंट सेट लेवल्स। अंजलि दुबे कुछ ज्यादा ही लिबरल है, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज इज नॉट अ बिग डील। तुम अब भी 80s में जी रहे हो तो तुम्हारी गलती है। शॉर्ट में कहें तो It's her choice. देखो, सबने अपनी अपनी कह ली बट ये तो मानना पड़ेगा कि PR फेलियर तो था। I remember very clear. बंदे का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसे सस्ता विल स्मिथ बोल दिया हो। सोचो सब कुछ कितना स्मूथली प्लान था, हैं? शादी की एक्सक्लूसिव फुटेज, चेपी हुई लाइंस, मेंटल हेल्थ पर बातें, एक खराब लाइन एंड दिस प्लान फ्लॉप्ड लाइक तेजस इन बॉक्स ऑफिस। मुझे क्यों तोड़ा? रूमर्स है कि रणवीर सिंह ये इंटरव्यू आने के बाद तेजस मूवी देखने हॉल में गए क्योंकि उसे कहीं अकेले में जाके रोना था। देखो, पर्सनली मुझे लगता है कि इनका पर्सनल मैटर है। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, दोनों आपस में जो भी कर रहे थे एक दूसरे की सर्वसहमति से कर रहे थे, तो अपन को भाई क्या लेना देना। बट ये बात तो आप भी मानोगे कि कुछ बातें सबके सामने बोलने वाली थोड़ी होती हैं। लेकिन वही है ना, इन लोगों का गोल्डन केज है, इनको क्लोज कॉन्वर्सेशंस भी कैमरे के सामने आके करनी पड़ती है। बट इन लोगों के घर में जो आग लगी उससे करण जौहर की रोटी तो सिक गई। मैं तो फैन हूं इसका, भाई कितना कलेशी आदमी है ये। मैं तो कहता हूँ योगी जी को कुछ सीखना चाहिए इनसे, बिना बुलडोजर के घर तोड़वा देता है। इसके साथ कॉफी से अच्छा अकेला जहर पी लूं मैं। अच्छा, ये इकलौता इंटरव्यू नहीं था जिसने हेडलाइंस बनाई। एक और इंटरव्यू था मोहनदास पाई और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का। नारायण मूर्ति, अगर आपको नहीं पता, इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर है एंड ऑल्दो ही लुक्स लाइक एवरी अदर अंकल यू मीट इन पब्लिक पार्क्स, बड़ा आदमी है। खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो एक काफी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। और अगर आप इंजीनियर हैं तो आप किसी ना किसी को तो पक्का जानते होंगे जो इनकी कंपनी में काम करता है। इनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ जहां इन्होंने कहा कि इंडियन यंगस्टर्स को, भारतीय युवाओं को हर हफ्ते 70 घंटे काम करना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट कुत्ते का एक दिन संडे भी मान लो तो हर दिन 10 से 12 घंटे काम। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अब ये तो सिर्फ एक क्लिप थी। पूरे इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्लाइमेट चेंज, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, कई सारे टॉपिक्स पे बात की। बट सिर्फ ये स्टेटमेंट वायरल हुआ, ज्यादातर लोगों ने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा क्योंकि अपने पास टाइम कहां है इतना, अपन बिजी हैं कॉफी विद करण देखने में। खैर, मैंने देखा, मैं बताता हूं। इनके कहने का एक कॉन्टेक्स्ट था। इनका कहना था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और जापान देशों में लोगों ने बहुत मेहनत की और फिर अपने नेशन को रीबिल्ड किया, वैसे ही इंडिया इस टाइम पे क्रूशियल जंक्चर पे है और युवाओं को नेशन बिल्डिंग के लिए 70 घंटे काम करना चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल ज्यादा हो गया सर, थोड़े भावनाओं में बह गए। देखते हैं लोगों ने क्या कहा। विशाल दयामा ने लिखा, इन्फोसिस फ्रेशर्स शुड वर्क फॉर 70 hours a week as a self punishment for not cracking a good company during placements. ओहो, roasted. Life's hard. You meet a girl, fall in love, get married. Her dad wants you to work 70 hours a week. You can't work that hard. You just want to chill and run England. गब्बर
इन्होंने लिखा, नारायण मूर्ति said young people should work 70 hours a week. Immediately people who outrage 70 hours a week started outraging. हाँ तो फिर तो बैलेंस आउट हो गया ना। देखिए सर, ज्यादा काम एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप मेहनती आदमी हो, फाउंडर आदमी हो, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट जितनी मजदूरी आप मांग रहे हो उतनी दिहाड़ी नहीं मिल रही। एंड दूसरी बात, सबको नहीं करना उतना काम। नेशन बिल्डिंग के नाम पे आप इतनी बेलदारी कराओगे तो आधे लोग खुद को एंटी नेशनल बोल देंगे। एंड वर्कोहॉलिक्स नीड टू अंडरस्टैंड, आपको मेहनत करना अच्छा लगता है, गुड फॉर यू, बट यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि सबको उतनी मेहनत नहीं करना है यार। कुछ लोग चिल कर रहे हैं, 9 to 5 करना है कुछ लोग बस जॉब को जॉब की तरह लेते हैं। एंड आप सोच के देखो, लड़की तो फिर भी कर लेंगे, आदत है उनको मजदूरी करने की। लड़कियों का क्या है, मेकअप तो है नहीं कि 70 घंटे लगा देंगे उसमें वो। क्या भाई, अच्छा आपको पता होगा कि काफी टाइम से हमारे देश में इंडिया वर्सेस भारत की एक डिबेट चल रही है। अभी हाल ही में G20 समिट हुई थी, उसमें इस बात का मुद्दा उठा था, और अब स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी भारत नाम को तवज्जो देने की बात हो रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो संस्था जो CBSE की टेक्स्ट बुक्स वगैरह निकालती है, उन्होंने एक पैनल बनाई जिसने रिकमेंड किया कि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ पैनल ने और भी कई सारे रिकमेंडेशन दिए, जैसे कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री नहीं बल्कि क्लासिकल हिस्ट्री बोला जाए और हिंदू विक्ट्रीज को ज्यादा हाईलाइट किया जाए। बेसिकली रिश्ता वही, सोच नहीं। एंड को जो इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट है, टेक्निकली डजंट मेक अ डिफरेंस। मतलब इंडो पाक हो या भारत बनाम पाकिस्तान, कोहली तो खेलेगा, ये तो क्लियर ही है। ये चेंज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन जो आजकल पावर में, उनका मानना है कि भाई जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। पहली बात तो इतिहास की किताबों में मुगल्स को बहुत ग्लोरीफाई किया गया, जबकि वो तो इन्वेडर्स थे, लुटेरे थे, उन्होंने तो बड़े सितम ढाए, है ना। इसलिए उनकी जो भी निशानी है उनके नाम बदले जा रहे हैं। समझ में आया। दूसरी बात, फिर जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमारी हिस्ट्री को बड़ा नीचा दिखाया और हम पे कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट करके हम पर राज किया। और बाद में जब फ्रीडम हो गया तो जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने गांधीयों का जो फ्रीडम स्ट्रगल में रोल है उसको ज्यादा हाईलाइट किया। ये बीजेपी वाले बोलते हैं। उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है। देखो एक बात समझ लो, कभी भी इतिहास की अगर बात आए ना, तो आपको खबर समझने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, उसकी मंशा समझनी पड़ेगी। एक महान व्यक्ति ने अभी कहा है, हिस्ट्री इज अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव्स। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आपको याद होगा इतिहास की किताबों में अकबर को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है हमारे यहाँ, कि भाई अकबर मुगलों में सबसे बड़ा राजा था, उसने काफी ज्यादा यूनाइट किया लोगों को, उसने सबसे अच्छा राज किया। और औरंगजेब को एक खराब लाइट में दिखाया जाता है कि भाई उसने तो वो ज्यादा इस्लामिस्ट था, उसने सितम ढाए ज्यादा। जबकि पाकिस्तान में हाल उल्टा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में अकबर को नीचा दिखाया गया है कि अकबर के जमाने में काफी ज्यादा, क्योंकि वो हिंदू रानियों से ज्यादा विवाह करता था, तो उसके टाइम पे मुगल कमजोर हो गए थे। और औरंगजेब क्योंकि इस्लाम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, तो इसीलिए औरंगजेब के टाइम पे मुगल्स वर एट देयर पीक। अब अगेन अकबर और औरंगजेब, उनकी हिस्ट्री तो बदल नहीं जाएगी, लेकिन दो देश, इन दो राजाओं को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। इनकी अलग अलग इमेज है, इनकी ग्रेटनेस के मायने अलग अलग हैं, एजेंडास भी अलग अलग थे। तो वही है, ये सब पर्सपेक्टिव का खेल है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूं, मेरे दोस्त की मम्मी को लगता है कि कितना अच्छा लड़का है, बड़ा संस्कारी बालक है, जबकि दोस्त से पूछो तो वो कहेगा कि इससे ज्यादा गलीच आदमी नहीं है। अच्छा, सेकंड लर्निंग, पर्सनल एग्जांपल ज्यादा नहीं देने चाहिए। ओके, अगली न्यूज है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की ओर से। इस हफ्ते इसरो ने अपने गगनयान का जो इमरजेंसी एग्जिट मॉड्यूल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। गगनयान अगर आपको नहीं पता तो चंद्रयान के बाद अब इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा। मतलब अब अपने इंडिया का इसरो रॉकेट्स में एस्ट्रोनॉट को बिठाकर स्पेस में भेजेगा, एक मैन्ड स्पेस मिशन। और इसी के लिए प्रोजेक्ट रखा गया है गगनयान। इसकी 3 मॉड्यूल में टेस्टिंग होनी है। पहले में हम जो बेसिक टेस्टिंग है वो करेंगे, दूसरे में जो लैंडिंग मॉड्यूल है 3 टेस्ट करेंगे, और उसके बाद 3 ऐसे एस्ट्रोनॉट्स होंगे थर्ड फेज में जिनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। 7 दिन के लिए वो स्पेस में रुकेंगे, वहीं पर रहेंगे भाई, ग्रेविटी टाइप सिचुएशन होगा, इंटरस्टेलर, और बाद में वापस आ जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो यूएस, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने एक मैन्ड स्पेस मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर अगली न्यूज है, वन थिंग विच इज फकिंग अस ऑल एंड वी डोंट गिव अ फक अबाउट इट। क्लाइमेट चेंज को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, एंड ऑल्दो आपने इसको कहीं और नहीं सुना होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द वीक। इस शो में हम जब तक क्लाइमेट चेंज को लेकर जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, वार्निंग्स आती हैं, उस पर बात करते रहते हैं, चाहे वो आईपीसीसी की रिपोर्ट हो, या फिर अभी आया था कि जुलाई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे गर्म महीना है, या इससे पहले हफ्ते जो खबर आई थी कि 2 अरब ऐसे लोग होंगे इंडस वैली में जिनके लिए क्लाइमेट अनबेरेबल हो जाएगा। एंड जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बढ़ रही है, हर साल आपको क्लाइमेट वार्निंग्स मिलती रहेंगी। इट्स लाइक अ व्हाइट वॉकर आर्मी एंड वेस्टरोस डजंट हैव अ क्लू। नहीं समझे? समझाता हूं। हिंदी बोलने में शर्म आती है।
बायोसाइंस में एक रिपोर्ट छपी है, द 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट एंटरिंग अनचार्टर्ड टेरिटरी, जिसमें बताया गया है कि 35 जो प्लैनेटरी वाइटल साइंस होते हैं उनमें से 20 ये सजेस्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज अब एक्सट्रीम्स पर पहुंच चुका है और अब अर्थ कोट अनकोट एक अनचार्टर्ड टेरिटरी पे पहुंच चुकी है। 15,000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट पे साइन भी किया है। 15,000, जो बेसिकली ये कहना चाहती है रिपोर्ट कि भाई अब इतना ज्यादा लेट हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है, इतनी बुरी तरीके खराब हो रही है कि अब हमें पता ही नहीं है आगे जाके क्या होगा। इट्स एन अनचार्टेड टेरिटरी। अब हमें नहीं पता कि 1 डिग्री बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ेगा, यहां बाढ़ आएगी, इतना सूखा पड़ेगा। हर साल जिस हिसाब से हालत खराब हो रही है कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अरबों लोगों के लिए इनहैबिटेबल हो जाएगा। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग होगी, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब धरती के तापमान यहां वहां होते हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम डैमेज होता है। इसका मतलब कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो कहीं बहुत ज्यादा सर्दी भी होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं अर्थक्वेक्स आएंगे, कहीं पर वाइल्ड फायर्स होंगी, और ये सब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से होगा। वहां होगा जहां लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया है और उस लेवल पे होगा जो लोगों ने सोचा नहीं होगा कभी। सिस्टम हैंग हो जाएगा, मतलब आप समझ गए। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक खींचातानी चल रही थी काफी टाइम से। जब हमारे ट्रूडो भाई साहब ने बोल दिया था कि अरे निज्जर को मारने में ये इंडियन सरकार कहां थे, बाद में उन्होंने कहा था कि तुम अपने डिप्लोमेट्स निकालो, हम अपने डिप्लोमेट निकालेंगे, टिट फॉर टैट। पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? हट पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? इसके बाद इंडिया ने कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विसेज रद्द कर दी थी और ये काफी ज्यादा गंभीर सिचुएशन पहुंच गई थी। बट टर्न्स आउट कि यहां पर अब कुछ रिलीफ है। काफी मशक्कत के बाद और डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद अब इंडिया ने कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विस दोबारा से कंटिन्यू कर दी है। तो भाई मान सकते हो कि कुछ लेवल पे तो कॉम्प्रो हो गया है। कैनेडियंस को बोला होगा यार तुझसे समझा करो, अब तो अपना आपस का मामला इतना तो गोलमेल हो गया है, फार्म हाउस की तरह हो तुम अपने। पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता, पागल को समझाना भी होता है। क्वेश्चन साइड 9038 ने लिखा, आई डोंट थिंक इफ पाकिस्तान होस्टेड मैच दे वुड बी ओके विद भारत माता की जय इनसाइड पाक। It is valid and that cop said support them but not with जिंदाबाद to who didn't see the full video। तो जिसको नहीं पता, पिछले एपिसोड में जब आपको याद है कि एक पुलिस वाले ने पाकिस्तानी फैन को अपनी टीम को सपोर्ट करने से रोक दिया था, तो मैंने उसको कॉल आउट किया था। एंड काफी लोगों ने इसमें कहा था कि अरे भाई पाकिस्तान में भी तो ऐसा होता है, वो भी तो भारत माता की जय नहीं बोलने देंगे। एंड क्वेश्चन इनसाइड, भाई आई अग्री विथ यू, पाकिस्तान वाले भारत माता की जय नहीं बोलने देंगे, वो हमारे प्लेयर्स को उतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। बट अगेन वो ओलंपिक होस्ट करने की दावेदारी भी नहीं कर रहे। बट भाई मैं वॉट अबाउटरी करके कुछ घटिया लोगों के एक्शंस जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा उसको। और मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल ये क्या लॉजिक है कि हर बात से भाई पाकिस्तान से कंपेयर कर दिया जाता है। भाई अपने आप को एक फेल्ड स्टेट से क्यों कंपेयर कर रहे हो? पाकिस्तान तो बैंकरप्ट भी है, फिर हो जाओ वहां पे। पाकिस्तान में तो हर दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट भी होते हैं, तो क्या आप अपने देश की सिक्योरिटी को कंपेयर करोगे उससे? कल को अगर आपको कोई सड़क पे थूकता मिल जाएगा, आप उसको कॉल आउट ही करोगे ना। ये थोड़ी बोलोगे कि पाकिस्तान में तो हर कोई दूसरा थूकता है सड़क पर, आप तो अपना स्वच्छ भारत अभियान करोगे। तो वो मेरा पॉइंट था। बट अगेन आपने अपना पॉइंट क्योंकि बड़े रिस्पेक्टफुली रखा, आई टेक योर पॉइंट। फिर सैंड एंड व्लॉग्स ने कमेंट किया कि बाकी बताओ भाई कौन सी पार्टी है जो बीजेपी की टक्कर की है। सैंड एंड व्लॉग्स, भाई मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर बीजेपी की टक्कर की कोई पार्टी है। मतलब जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो उनकी फंक्शनिंग है, जो उनका कार्यकर्ता का सपोर्ट है, जितने स्ट्रीमलाइन वो काम करते हैं, जितने हर एरिया में, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो उनका मीडिया नैरेटिव हो, जिस चीज पे उनका जितना डोमिनेंस है, जितना कंट्रोल है, इंडिया में तो छोड़ो शायद दुनिया में ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है। बीजेपी को इस बात का क्रेडिट आपको देना ही पड़ेगा। ताला तबरेज ने लिखा है, दिस कंटेंट नीड्स टू रीच आउट टू एवरीवन। थैंक यू भाई, बिल्कुल दबा के शेयर किया जाए। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अरुण कुमार ने कमेंट किया, आई एम एन एस्पायरेंट, आई हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स एवरी डे टू गेट अ जॉब, योर शो कीप्स मी रिवाइज, लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश। थैंक यू सो मच भाई। आस्था शर्मा कमेंट करती हैं, सार्थक इज लुकिंग वेरी क्यूट विदाउट ग्लासेस। तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग गाइस। और आप सबको मिलता है संडे सभा की 1 महीने की फ्री मेंबरशिप। संडे सभा अगर आपको नहीं पता तो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है जहां आपको हफ्ते भर की जितनी भी न्यूज होती है हमारे न्यूज़लेटर के थ्रू डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर की जाती है। साथ ही हमारे वेबसाइट पे हम इसके एक्सक्लूसिव वीडियोस भी डालते हैं जहां आप और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मिलकर न्यूज पर डिस्कशंस कर सकते हो, अपने ओपिनियंस भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही हमारे एक्सक्लूसिव मीटिंग्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट का भी आपको एक्सेस मिलता है और शो में आने का भी आपको मौका मिलता है। अगर आप संडे सभा के मेंबर बनना चाहें तो एक चॉकलेट की प्राइस से भी कम, यानी कि महीने के सिर्फ 125 रुपए में आप संडे सभा के मेंबर बन सकते हैं। ये रहा क्यूआर कोड, चाहो तो ये स्कैन कर सकते हो और पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है।
आगे बढ़ते हैं पार्ट ऑफ द शो, जहां पर हम एक सर्वे के बारे में बात करेंगे। और आज के शो में जिस सर्वे के बारे में बात करेंगे वो किया गया है लोनलीनेस पर, यानी कि अकेलापन। अमेरिका की एक कंपनी है गैलप, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 142 देश के अलग अलग लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या भाई आप अकेला महसूस करते हो। तो पता चला कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, अगर आप देखो ऑन एन एवरेज, तो हर 4 में से एक ऐसा इंसान है जो अकेला फील करता है, जो लोनली फील करता है। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एज कैटेगरी जिसमें ज्यादा लोनलीनेस रिपोर्ट हुई वो थी 19 to 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स की एज। मतलब वो कैटेगरी जहां पर जवान लोग ज्यादा होते हैं, यंगस्टर ज्यादा होते हैं ना, वो लोग जो ज्यादा लोगों में उठना बैठना है, जिनका फ्रेंड सर्कल बड़ा है। एंड माइट साउंड वेरी पैराडॉक्सिकल, क्योंकि जब आप जवान होते हो आपके दोस्त ज्यादा होते हैं, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है दोस्त कम होते जाते हैं। एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज दैट मे बी लोनलीनेस इज नॉट अ प्लेस और नंबर ऑफ पीपल यू आर विद, इट इज अ फीलिंग ना। आप 4 लोगों के बीच में भी अकेला महसूस कर सकते हो, है ना। आप रुके रहते हो, जिंदगी चलती रहती है। इसी बात पे किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो गम ही सही। तो जब अकेला महसूस करो तो थोड़े गाने सुन लेना चाहिए, थोड़ा लिरिक्स से रिलेट कर जाते हो तो थोड़ा शायद इमोशनल लेवल पे कंपेनियनशिप मिल जाता है कि नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने हाल ही में 20 आईएएस के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, विच इंक्लूड्स बिग नेम्स लाइक दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, अनअकैडमी, इनको एक नोटिस थमाया है। सीसीपीए ने नोटिस जारी किया और कहा कि दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ल्योर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स बाय रिजॉर्टिंग टू मिसलीडिंग एंड एग्जैजरेटेड क्लेम्स। साथ ही में इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट्स पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। अब यहां पर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मायना क्या है ये समझो। कई बार होता क्या है कि जैसे ही टॉपर्स की एक लिस्ट निकलती है तो सारे इंस्टीट्यूट में होल्ड लग जाती है उसको अपना स्टूडेंट बनाने का। हर जगह बैनर लग जाते हैं कि भाई ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है। क्लेम करने लगते हैं कि इतने कैंडिडेट हमारे पास हुए, और जब आप देखते हो कि एक स्टूडेंट है वो इस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। And so I didn't commit. In my mind, I was committed to him. तो यहां पर ना एक मार्केटिंग गिमिक खेला जाता है। ये एक स्टूडेंट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं होता, ये होता है एक पढ़ता है एक के साथ है, बट किसी का एक भाई करंट अफेयर्स का कोर्स ले लिया, किसी का मॉक इंटरव्यू दे लिया, ऐसा करता है। एक एस्पायरेंट जगह जगह के प्रैक्टिस पेपर्स ट्राई करता है, लेकिन फिर इनका पास डेटा तो पहुंच ही जाता है। तो जब लिस्ट निकलती है और पता चलता है कि इसने टॉप कर लिया तो सब में होड़ लग जाती है और उसको वो अपना क्लेम करने लगते हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। ये आईएएस एसएससी में बहुत होता है। आप कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर या करोल बाग जाना, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं एक बार गया था, भाई साहब इतना खतरनाक होता है। इनमें से कुछ एस्पायरेंट्स तो इतना ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं कि वो अपनी ही अलग दुनिया में जीने लगते हैं। मैं एक बंदे से वहां पे मिला, कहां पे, करोल बाग में बैठा, उससे पूछा कि भाई क्या चल रहा है। उससे पूछा कि भाई तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, तो अपना अलग ही रोना रोने लगा कि देखिए सर पॉलिसी वाइज तो एनडीए गवर्नमेंट बेटर है, बट गवर्नेंस वाइज देखें तो मनमोहन वाज अ बेटर कैंडिडेट इन। मैं कहा चमन सीधा सीधा बोल, मॉक इंटरव्यू थोड़ी ले रहा हूं तेरा। ओआरएन के सब्सक्राइबर गए मेरे, हट। ओके, महुआ मोइत्रा ये एक ऐसी पॉलिटिशियन है जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही। अगर आप महुआ मोइत्रा को नहीं जानते तो तृणमूल कांग्रेस की काफी फियर्स लीडर है, बहुत अच्छा बोलती हैं, वक्ता बहुत अच्छी है ना। उनके अगर आप पार्लियामेंट की स्पीचेस भी सुनोगे तो बहुत तेज तर्राके से सवाल पूछती हैं। शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड सम गट्स। लेकिन इस हफ्ते मामला पूरा उल्टा पड़ गया क्योंकि इन पर कैश फॉर क्वेरी का एलिगेशन लगा। दरअसल हुआ क्या कि एक बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी। एलिगेशन ये है कि इन पर महुआ मोइत्रा के जो पार्लियामेंट्री आईडी है, जैसे आपके ऑफिस में आपकी एक लॉगिन आईडी डिटेल होती होगी ना, ऐसी हर नेता की भी उनकी एक डैशबोर्ड होता है, उनकी एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। तो आरोप ये है कि दर्शन भाई साहब उसमें लॉगिन करके सवाल लिखते थे जो अल्टीमेटली महुआ मोइत्रा जी पार्लियामेंट में सरकार से पूछती थी। एंड व्हाई यू मे आस्क, और वो इसलिए क्योंकि इनको कुछ किकबैक्स मिलते थे, जैसे कि महंगे महंगे बैग्स हो गए इनके, या इनकी कोई फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर की हुई, लग्जरी होटल्स में खाना पीना रहना रुकना, ये सारी चीजों के बदले ये सवाल पूछती थी। ये आरोप है। तो जैसे ये मीडिया पे आरोप लगाती थी कि पैसे लेके सवाल नहीं पूछे गए, अब मीडिया इन पे आरोप लगा रहा है कि पैसे लेके सवाल पूछे गए। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर नॉनसेंस। फर्स्ट नॉनसेंस न्यूज इज अबाउट द फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना, पौमा, अडीबास, अहमद शहजाद। अब यूजुअली जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स होते हैं ये चोरी छुपे बेचे जाते हैं, या फिर नाम लोगो यहां वहां करके फिर बेचे जाते हैं। तो हुआ क्या कि आगरा का एक दुकानदार था जो प्यूमा कंपनी का ऐसे ही फर्स्ट कॉपी बेच रहा था, एंड जेन्युइन डुप्लीकेट माल। प्यूमा वालों को पता चला तो उन्होंने केस फाइल किया कि भैया क्या कर रहे हो, हम कंपनी बना रहे हैं, आप यहाँ पर फेक बेच रहे हो, हैं विराट कोहली बता के बाबर आजम चिपका रहे हो दूसरों को। और इसी काउंटरफीट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कुमकुम शूज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, which makes it one of first such cases। मतलब बेचना इलीगल है, पकड़े गए तो 10 लाख देने पड़ सकते हैं, खरीदने का कुछ नहीं है, क्योंकि 10 लाख रुपए अपने पास होते हैं, अपन ओरिजिनल नहीं ले लेते, है कि नहीं। बलात्कारी हो तुम। अबे ये कांग्रेस के विधायक जी राजू कागे, और इनको इस हफ्ते ना माफी मांगनी पड़ी क्योंकि इन्होंने अपनी दिल की बात बोल दी थी। इन्होंने कहा कि भाई साहब बुरा लगता है जब हम इस उम्र में अस्पताल जाते हैं और वहां पर सुंदर सुंदर जो नर्स होती हैं मुझे दादाजी बुलाती हैं।
सर पता नहीं लोग क्यों गुस्सा कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है, बट जवानी तो कूट कूट के भरी है आप में। गलती नर्सिस की है जब एज इज जस्ट अ नंबर, हाउ कैन दे कॉल हिम दादाजी? एंड गर्ल्स इफ यू आर थिंकिंग ये मिसोजिनिस्ट नहीं है, ये इनकी पार्टी में होता ही ऐसा है, एजिंग प्रोसेस थोड़ी कैजुअल है। जब 45-50 साल का आदमी वहां पे युवा नेता है तो इनकी कितनी उम्र होगी? क्या उम्र है भाई साहब की? 65 साल। शाहरुख खान से 5 साल ही तो बड़े हैं बस। राजस्थान में एक ऐसा केस हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके सामने कैसे और किस प्रकार पेश करूं। क्यों? क्या हुई? यहाँ एक औरत अपने जेठ के साथ रह रही थी, लिव इन रिलेशनशिप में, 12 बच्चों के साथ। एक दिन लड़ाई हो जाती है और वो अपने जेठ का खून कर देती है उसके प्राइवेट पार्ट को दबाकर। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि ये न्यूज कितने लेवल पर गलत है। अगली न्यूज है बिहार से, जहां के चोरों ने एक नया तरीका अपनाया है और अब ट्रेन, ट्रैक, मोबाइल टावर के बाद वो बड़े शातिर तरीके से दिल चुरा रहे हैं। मसला है नालंदा का, जहां पर एक युवक से शादी करने के लिए उसकी 2 भाभियां आपस में भिड़ गई। हाँ, एक बंदा, उससे 2 कैंडिडेट शादी करने के लिए उसकी भाभियां। जिंदगी हो तो ऐसी हो। हेडलाइन कुछ इस प्रकार लिखी गई, देवर से शादी के लिए 2 भाभियां आपस में भिड़ी, हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच जमकर चले लात घूसे, देखें वीडियो। सारे न्यूज वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ते हेडलाइन लिखने में। कहा जा रहा है कि 2 गोतनी अपने छोटे देवर हरेंद्र पासवान से शादी करना चाहती थी और इसी को लेकर देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ा जा रहा है, लात घूस। पूरा बिहारी रॉयल रंबल। मतलब इस वीडियो को देखकर मिहिर झा ने बड़ा खूब बोला कि बिहार एक मनोरंजक प्रधान प्रदेश है एंड नो मैटर हाउ मच आई वांट आई कांट डिसएग्री विथ यू। पहली पॉजिटिव न्यूज है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर, या अगर हिंदी में कहें तो अपने हाथ से जो लोग मलमूत्र साफ करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कभी सड़क पर जो गटर वटर होते हैं, नाले होते हैं, जब भर जाते हैं तो कुछ लोगों को बुलाया जाता है, वो खुद इन नालों में घुसकर इनको साफ करते हैं। और कई बार क्या होता है, इतना कचरा जमा होता है, गैसेज अंदर बन जाती है, घुटन हो जाती है और डूब जाते हैं और कुछ लोग इसमें उनकी मौत हो जाती है। एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू डाई, क्योंकि इसमें कोई डिग्निटी ऑफ डेथ नहीं होती है ना। सोचो आपसे ज्यादा खराब बात क्या होगी कि आपकी मौत किसी दूसरे इंसान का मलमूत्र साफ करने से हो। इसलिए मैनुअल स्कैवेंजिंग कई सारे देशों में बैन भी है, लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती ये कि हमारे देश में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते। अब इसी चीज को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है और कहा है कि अब अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग से किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सरकार उसको 30 लाख रुपए का हर्जाना देगी उसकी फैमिली को। उसके अलावा भी अगर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या कोई और भी समस्या होती है तो कम से कम 10 लाख रुपए तो उसकी फैमिली को मिलेंगे ही। अब देखो ऑब्वियसली कोई इतनी खराब किसी को मौत मिलती है तो उसकी मौत की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि यूजुअली होता क्या था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते थे तो जब उनकी मौत होती तो उनका बेटा भी इसी काम में लग जाता था, क्योंकि हम पहला तो गरीबी और दूसरा कास्ट हमारे देश में। अब इससे एक फायदा ये होगा कि जब इतना फाइनेंस मिल जाएगा तो परिवार के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी गरीबी से और इतनी खराब जिंदगी से आगे बढ़कर एक बेहतर लाइफ की ओर आगे बढ़ सकें। अगली पॉजिटिव न्यूज है ट्रैवलर्स के लिए, एंड इफ यू कैन यू शुड ट्रैवल टू श्रीलंका। और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रीलंकन सरकार ने 7 देशों के लिए, इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, इन देश के नागरिकों के लिए वीजा फ्री कर दिया है। इनके देश का वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं लगेगी। एंड इसका रीजन काफी ऑब्वियस है, क्योंकि श्रीलंकन सरकार अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रही है। कुछ सालों से ना इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब चल रही है, आपको याद हो पिछले साल तो काफी ज्यादा इसमें क्राइसिस भी हुए थे, प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो श्रीलंकन सरकार अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए ऑफर दे रही है। जा सकते हो, घूम सकते हो, काफी ऑफ बीट और अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन है। फन फैक्ट, सलमान खान की जो रेडी मूवी आई थी उसकी शूटिंग भी श्रीलंका में ही हुई थी। को तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। तो दोस्तों आज हम एक नए तरीके से हमारा मीम रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हुसे हैज ऑलरेडी स्टार्टेड क्लैपिंग। इसमें करेंगे क्या कि हमारी ये संडे सभा है और इस संडे सभा में हम कुछ और लोगों के साथ भी मीम रिव्यू करते हैं। 2 हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक है मेग नर्ड जिनको ऑब्वियसली आपने YouTube पर ऐसे ही और मीम रिव्यूज करते देखा है, एंड आई डोंट थिंक ओजे भाई नीड्स एन इंट्रोडक्शन। एंड देन वी हैव गुरनूर सिंह बेदी जो इस हफ्ते के हमारे सभापति हैं। गुरनूर, हाय टू यू एज वेल। हमारी पार्टी है एक तरह से ये, ठीक है, उसी की ये सभा चल रही है तो मैंने अपने आप को अध्यक्ष बना लिया है। गुरनूर सिंह जी सभापति हैं। आई एम नॉट इन योर पार्टी। कोई नहीं सर, आजकल वैसे भी आपका जो कॉन्सेंट है उसकी कोई वैलिडेशन है नहीं, ठीक है। आप बताइए आपको दैट इज हाउ थिंग्स आर। आपको क्या चाहिए सर? कौन सा पद लेना चाहेंगे आप? कौन सा मंत्रालय लेना चाहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करना नहीं है, अफेयर करवाना है आपको सीधा। चाइल्ड अफेयर। होसे भाई आप क्या लोगे? ट्रैफिक मिनिस्ट्री। आई डोंट थिंक इट्स अ थिंग, सो आई थिंक अभी बनाना चाहिए। तो चलिए सर, लेट्स बिगिन।
Oh, she's trying again. So many people also like have done this before. मोदी जी के 2-3 वीडियो है ऐसे. हाँ, दशहरा में इन लोगों का वैसे खूब फेंकते हैं, दशहरा में इनसे नहीं होता. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं. नाम बताइए. भूपेंद्र जोगी. ये एक बहुत वायरल मीम हुआ था यार इस हफ्ते. ये इतना ज्यादा वायरल हुआ. दिस गाय सीम्स लाइक अमित शाह एंड कुणाल कामरा मिक्स इनटू वन. एवरीवन इज जस्ट. क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है, जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे. दोनों बताइए मेघनाथ जी, बताइए क्या यदुवंशी ही, क्या हमारे यहूदी ही यादव हैं? हाँ है भैया, मैं बोल रहा हूँ अभी से. कुछ भी आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बट कैन यू प्रूव कि वो नहीं है? He is saying it. You have to disprove it. That is the logic. Yeah, that's how it works. बात तो सही है. मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. चाहे मुझे प्यार मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा. मुझे कोई फर्क नहीं. मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी योगी जी इस पैनल में है भी क्यों? मतलब कि वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है ना. No, but your single friends can also give you advice and listen to your problems. आप भी ठीक करके देते. हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती. गुरनूर भाई, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरे को सारे बकवास लगते हैं. मैं लाइक उससे पहले मेरे पे कुछ लग जाए, सारे बकवास है. आम जनता में खौफ का माहौल इतना है कि लोग तारीफ करने से डर रहे हैं. बुराई तो दूर की बात है. अगर हमने कांग्रेस की तारीफ कर दी तो बीजेपी वाले उस बात पे ना पेल दे कि तुमने दूसरे की क्यों तारीफ कर. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. वाह मोदी जी वाह. अच्छा, ये सो दिस इज शेयर्ड बाय पीपल ऑन आवर वेबसाइट. तो खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितने अपनों को गले लगाया था. सर, इसका बैग कितना ही साइज, इसके बैग में खंजर आ जाएगा, उसमें तो टूथपिक आएगा. क्या बढ़िया था गुरु. The kid you knew. तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो. मैंने खट्टी टॉफी खाई है. पहले मैं पूछ रही हूँ, आपको मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो आप? मैं कुछ भी कर सकता हूँ. क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं. नाम बताइए. भूपेंद्र जोगी. जब हम अरे यार बट दैट मीम इज वेरी क्यूट. खट्टी टॉफी खाई. मैंने खट्टी टॉफी खाई है. तो गाइस, ये था इस हफ्ते का एपिसोड. थोड़ा हम लोग ने लास्ट पार्ट थोड़ी अलग तरीके से किया. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा. बिग थैंक्स टू हमारे मंत्री जी मेघनाथ जी, मंत्री जी खोजे जी एंड सभापति गुरनूर फॉर दिस एपिसोड. मेघनाथ और खोजे को अगर आप फॉलो करना चाहें तो प्लीज, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं. इनके वीडियोस आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं. चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड ऐसे ही अगर आप भी संडे सभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज साइड में दिया हुआ जो आपको QR कोड दिख रहा है उसको आप स्कैन कर सकते हैं. हमारे साथ आप संडे शो रिव्यू करने का मौका पा सकते हैं और साथ ही आपको मिलेगी सारी हफ्ते की खबर डायरेक्टली टू योर व्हाट्सएप एवरी वीक. ये था इस हफ्ते का एपिसोड. पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर. एंड गाइस, प्लीज से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. वन ईच. लाइक, सब्सक्राइब, share, and don't forget to scan that QR code. Yes, you'll hear a voice saying कि आपका पैसा निकल गया अकाउंट से, but don't worry, वो कुछ नहीं है, वो glitch है.